हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं एक एल्गोरिदम जिसका नाम है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप फैमिलियर होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसी के हम रूट्स फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, प्रीवियस क्लास में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें हमने सिक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल फ्लो और साथ ही साथ में रिपीटेटिव फ्लो की हमने स्टडी किए थे कि वो दिखते कैसे हैं। तो उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन कि वो एल्गोरिदम लिखते समय उनका कैसा यूज होता है वो हम आज देखने वाले हैं। तो उसका एक एग्जांपल है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो नेस्टेड इफ एल्स कैसे होता है उसका हम डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0 और एक कंडीशन होती है कि ए की वैल्यू 0 नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है अगर a 0 हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन बनेगा। तो अब रूट्स फाइंड करना मतलब क्या होता है, ये जो इक्वेशन है इसमें आप जो x की वैल्यू पुट करोगे जिससे वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स। तो यहाँ पे खास बात है कि ये जो x है यहाँ पे x का स्क्वायर है। इसका मतलब जब x की वैल्यू आप निकालोगे, जैसे कि अगर ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यानी कि अंडर रूट जो 4 है हमारा उसकी 2 पॉसिबल वैल्यू है। कौन कौन सी, +2 और एज वेल एज -2, यानी कि इस x की आपको 2 पॉसिबल वैल्यू मिल सकती है। तो वो डिनोट करते हैं x1 एंड x2 से, और उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। तो ये प्लस माइनस क्यूब है, एक x1 के लिए और एक हमारे x2 के लिए। तो ये इतना भी सिंपल नहीं है कि आप वैल्यू पुट कर दो abc की। abc हमारे कोएफिशिएंट होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए या फिर यूजर से आपको उसको मांगना चाहिए, और उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसमें ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाए, इतना भी आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। तो ये जो हम सॉल्व करने वाले हैं इसके रूट्स जो होते हैं और साथ ही साथ में उसका जो नेचर होता है, जो मैंने अभी राउंड किया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके ऊपर हमारे रूट्स और उसका नेचर डिपेंड करता है। तो ये टर्म को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे या ओनली सिंपल डी बोलेंगे, और उसको हम एक लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे एक लाइन में से लिख रहा हूँ, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऐसा आपको कंप्यूटर में ऐसा ही लिखने को मिलेगा। ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, ऐसा आप आराम से लिख सकते हैं मैथ्स में, नोटबुक में, बट आपको अगर कंप्यूटर में लिखना है तो आपको वो 1 लाइन में लिखना आना चाहिए। तो बी स्क्वायर को आपको b इंटू बी लिखना है, माइनस तो माइनस लिखा, और ये जो 4ac है तो 4 इंटू a इंटू सी आपको यहाँ पे लिखना है। तो d की क्या क्या वैल्यू आ सकती है या उसकी जो जैसे वैल्यू होंगी वैसे ही हमारे रूट्स के नेचर होंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी है हमारी कि d जो हमारा है वो लेस देन 0 रहेगा। तो लेस देन 0 मतलब ये कौन सा नंबर, निगेटिव नंबर। अगर d की वैल्यू निगेटिव हो जाएंगी तो जरा इमेजिन करो रूट्स क्या हो जाएंगे, हमारे इमेजिनरी होंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अंडर रूट में है। अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू रह सकती है क्या, मुझे तो नहीं लगता रह सकती है। तो उसका एग्जाम्पल देखो, लाइक दैट निगेटिव है और उसके बाद ऐसा कुछ SQRT -4, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि +2 का स्क्वायर भी 4 आता है और -2 का स्क्वायर भी 4 आता है। तो कोई चांसेस नहीं है कि अंडर रूट में, तो देखो अंडर रूट तो मैं यहाँ पे बना नहीं सकते हम, तो C++ में या एल्गोरिदम में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, SQRT कीवर्ड मान लो थोड़ी देर के लिए, वो SQRT हमारे अंडर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ही इमेजिनरी आता है, इसीलिए हमारे जो ये रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी। तो ये हमारी पहली कंडीशन है, अगर d की वैल्यू निगेटिव हो गई तो रूट्स आपको कैलकुलेट करने नहीं है, बस आपको एक मैसेज प्रिंट करना है कि रूट्स आर इमेजिनरी। इसके बाद ये जो हमारा d है, ये d अगर 0 हो जाए, तो अगर d 0 इन द सेंस ये जो कैलकुलेशन करोगे अगर ये 0 हो जाए तो इमेजिन करो अंडर रूट में 0 चला गया, मतलब ये जो राउंड करने वाली पूरी टर्म है और साथ में अंडर रूट भी है, ये पूरी टर्म क्या हो जाएंगी, हमारी 0 हो जाएंगी। तो अगर वो 0 हो जाती हैं तो उसके सामने जो प्लस माइनस लगा है वो भी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इक्वेशन बनता है सिर्फ -b अपॉन ट्वाइस से, यानी कि x1 के लिए भी वही इक्वेशन और x2 के लिए भी वही इक्वेशन। इसलिए हमने लिखा है अगर if d इज इक्वल टू 0 0 है तो हमारे जो रूट्स हैं वो क्या रहेंगे, रियल रहेंगे, मतलब इमेजिनरी तो नहीं रहेंगे बट रियल कुछ वैल्यू रहेंगी, बट साथ ही साथ में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो SQRT में 0 रह गया तो x1 इज इक्वल टू x2, और आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इसी से हमारा जो कैलकुलेशन है हम इससे ही करेंगे। तो -b अपॉन ट्वाइस इंटू a, तो अब एक लाइन में लिखा है आपने इसलिए -b।
अपॉन ये आपको ब्रैकेट में डालना बहुत जरूरी हो जाएगा, ट्वाइस ए। अब देखो तीसरी पॉसिबिलिटी है, निगेटिव भी नहीं है और ना भी जीरो है, इसी का मतलब डी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव। तो डी की पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो अंडर रूट में डी यानी कि वो पॉजिटिव वैल्यू है तो उसकी दो वैल्यू निकलेंगी, एक रहेंगी निगेटिव और एक रहेंगी पॉजिटिव। इसलिए देखो पहले इसको देख लेते हैं हम कि अगर डी की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो इसी का मतलब वो पॉजिटिव है, इसलिए उसके रूट्स जो रहेंगे वो रियल एंड डिफरेंट रहेंगे। तो डिफरेंट क्यों रहेंगे, क्योंकि अभी आपको फॉर्मूला 2 टाइम्स यूज करना पड़ेगा। x1 के लिए प्लस के साथ यूज करना पड़ेगा और x2 के लिए माइनस के साथ यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि SQRT अगर इमेजिन करो कि d की वैल्यू अगर 4 हो जाती है तो आपको +2 भी मिलेगा और -2 भी मिलेगा, यानी कि इस यहाँ पे आप दो वैल्यू पुट करोगे, एक प्लस एक माइनस। और कौन सी प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं, ये पूरा अंडर रूट की बात कर रहे हैं हम, ओके, अंदर की बात नहीं कर रहे, जो राउंड है वो नहीं है, पूरा अंडर रूट के साथ वो रहेगा हमारा वैल्यू, एक प्लस रहेंगी एक माइनस रहेंगी, लाइक दैट यहाँ पे जैसा लिखा है वैसा, ठीक है। तो इतना आपको समझ गया होगा, ये इंट्रोडक्शन था हमारा, ये एल्गोरिदम लिखने के लिए हमें काम आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब जाके हमारा एक्चुअल एल्गोरिदम देखते हैं। तो हमने नाम लिख दिया, ये तो पता ही है आपको क्या है, ये इसका नाम है। तो उसके बाद जो वेरिएबल लगने वाले हैं, तो जनरली हम क्या करेंगे एल्गोरिदम में, जो वेरिएबल होते हैं वो कैपिटल लिखने की कोशिश करेंगे। अब तक मैंने आपको समझाया तो वो स्मॉल लेटर मैंने यूज किए थे ABC, तो वो मैथमेटिकल पार्ट था ना, तो यहाँ पे हम लिखते समय थोड़े से कैपिटल लेटर यूज करेंगे। तो आपको 3 चीजें लगने वाली हैं, लेट ABC और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये वैल्यू आपको रीड करनी पड़ेंगी। और इसका पर्पस लिख देंगे कि ये एल्गोरिदम क्या करेगा, रियल रूट फाइंड करेगा, इमेजिनरी रूट हम फाइंड नहीं करते हैं। शायद आप मैथमेटिक्स केस में करते होंगे पर यहाँ पे हम नहीं करते हैं। तो शुरुआत होती है, स्टार्ट आपको लिखना है, वो तो सिंपल ही बात है। आपको दूसरी स्टेप आपको क्या करनी है कि ये कोएफिशिएंट रीड करना है, यानी कि ABC की वैल्यू आपने रीड कर ली। और अब देखो मैं यहाँ पे क्या हैंडल कर रहा हूँ, इफ A इक्वल टू 0 देन, आप समझ पा रहे हो A की वैल्यू 0, अब भी थोड़ी देर पहले हमने देखा A की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, लीनियर इक्वेशन बनता है, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहता है। तो ये भी केस हम हैंडल कर लेंगे। वैसे तो हमने पहले भी लिख सकते हैं, हम इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हैं कि A की वैल्यू 0 नहीं रहेंगी, बट यूजर ये वैल्यू एंटर करने वाला है ना, तो उसकी क्या गारंटी कि वो 0 एंटर ना करे, तो इसलिए हम ये सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है इफ A इक्वल टू 0 देन, तो इस इफ के ऊपर कोई सब स्टेप डिपेंड करने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, पहला मैसेज लिखा है कि डिस्प्ले इट्स अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे सब स्टेप शुरू की है। इसके बाद अभी आपकी x की आपको बस एक ही वैल्यू मिलेंगी, x इज इक्वल टू -c/b, और x को हम डिस्प्ले कर देंगे। तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, तो आपको समझ रहा होगा, या मैं साइड में इसका एग्जांपल आपको बताता हूं। तो मान लो कि ये यूजर ने रीड किया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख सकते हैं आप, 0x²। अब ये 2 ऊपर चाहिए था, तो थोड़ा सा मैंने लिखते समय लिख दिया है वैसे। तो 0x² मतलब कि a की वैल्यू किसने क्या रीड की है, 0, और ये बाकी का इक्वेशन है। तो अगर ये टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, तो आपका इक्वेशन बचेगा ही क्या, आप देख सकते हैं आपका इक्वेशन क्या बचेगा, 3x + 4 इज इक्वल टू ओनली 0। और उसके बाद तो आप इसे फाइंड कर सकते हैं आराम से, 3x है तो ये 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये जो 4 दिख रहा है ना, ये हमारा c है, -c, आप देख पा रहे होंगे -c, और x इज इक्वल टू -4/3, मतलब कि ये जो b है ना, यही हमारे यहाँ पे वो वैल्यू है। तो ऐसा करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये हमने सिचुएशन हैंडल कर ली है कि अगर a की वैल्यू 0 रहती है तो क्या होता है। तो इसे हटा देते हैं हम, और अब बात करते हैं कि ये जो इफ है, ये इसकी अगर ये ट्रू होगा, a इज इक्वल टू 0, तो ये एग्जीक्यूट होगा, बट ये कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। और ये कंडीशन फॉल्स होना मतलब ही हमारा जो इक्वेशन है वो कौन सा रहेगा, वो इक्वेशन रहेगा क्वाड्रेटिक। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स आपको पता है क्यों लिखना पड़ रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ब्रैकेट बनाया, यानी कि ये फॉल्स होने के बाद एक नया सा प्रोग्राम, एक नई सी ब्रांच इसे मिल जाएंगी और वहां से हम शुरू करेंगे। तो एक सबसे पहले
हमने क्या कैलकुलेट करते हैं हमारा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कर दिया, और अब यहाँ से फिर से हम इफ लगाते हैं। जो हमने प्रीवियसली देखा है कि d की वैल्यू क्या क्या रह सकती है, उस हिसाब से हम इसे हैंडल करेंगे। तो आपको पता है अगर d निगेटिव है तो रूट्स क्या होते हैं हमारे, इमेजिनरी होते हैं। तो वो यहाँ पे हमने चीजें ये लिख दी कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये कब लिखना है, अगर ये जो आपने कैलकुलेशन किया है वो निगेटिव आता है तो वो। तो अब देखो ये जो सेकंड स्टेप है इसमें ये जो इफ है ये भी तो फॉल्स हो सकता है ना, d निगेटिव नहीं है, इसी का मतलब d क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो हम एल्स लिखते हैं साइड में। तो मैंने यहाँ पे एल्स लिखा, अगेन उसके अंदर एक इफ है और d इक्वल टू जीरो। अगर d की वैल्यू जीरो है, d की वैल्यू जीरो है मतलब अंडर रूट जीरो, वो जो टर्म है अंडर रूट जीरो वो पूरी जीरो हो जाएंगी, तो हमारा इक्वेशन छोटा हो जाएगा। तो हमारे जो रूट्स हैं उसका नेचर, और रूट्स कैसे रहेंगे, रूट्स रहेंगे रियल और नेचर रहेगा हमारा इक्वल। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो देन आपको क्या लिखना है, डिस्प्ले रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और आपको कैलकुलेट करना है। देखो मैंने कैलकुलेट में क्या लिखा है, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन y से। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अंडर रूट वाली टर्म है वो पूरी की पूरी जीरो हो गई है, तो प्लस माइनस का कोई सवाल नहीं है, तो बचा हुआ इक्वेशन है, उसके बाद आपको इसको डिस्प्ले कर देना है। तो हम सेकंड स्टेप के इफ में थे, ये हो गया, उसके बाद ये एल्स हुआ, इसके बाद ये इफ हुआ, तो ये भी तो इफ फॉल्स हो सकता है ना, d इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन फॉल्स हो सकती है। तो इसके मायने क्या है, देखो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो निगेटिव नहीं है, फिर हम यहाँ पे आए और ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मतलब वो जीरो नहीं है। तो ऐसा नंबर जो ना निगेटिव है और ना ही साथ में जीरो है, इसी का मतलब वो क्या है, पॉजिटिव। तो आपको अब कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, तो बस आप एल्स लिख दो। तो हमने यहाँ पे एल्स लिखा है और मैसेज में लिख दिया है डिस्प्ले रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, या फिर आप अनइक्वल लिख सकते हैं। तो इस कंक्लूजन के ऊपर हम कैसे पहुंचे आपको पता ही है कि ये एल्स किसका है, इस इफ का है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे, और यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर वो जो हमारे डी का जो कैलकुलेशन है, ये वाला जहाँ पे पॉइंटर है, अगर वो पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पे आएंगे और ये मैसेज हम लिख देंगे, डिस्प्ले रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अब रही बात रूट्स रियल और डिफरेंट है, मतलब आपको x1 की अलग वैल्यू मिलेंगी आपको और x2 की अलग वैल्यू मिलेंगी। ऑफकोर्स वो पॉजिटिव और निगेटिव रहने के चांसेस है। तो आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है कैलकुलेट x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, और देखो मैंने अब SQRT लिखा है यानी अंडर रूट, और ये d अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, हमने तो पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस पूरे टर्म को हमने ब्रैकेट में डाला है, डिवाइड अपॉन ट्वाइस a किया है, ठीक है। तो C++ का प्रोग्राम हो या फिर डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिदम हो, आपको ऐसा एक लाइन में वो इक्वेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्पेशली C++ के लिए एक बार आपने अगर डेटा स्ट्रक्चर में वो मैथमेटिकल फॉर्मूले लिखे तो भी यहाँ पे चलेगा। तो आपने यहाँ पे प्लस क्यों यूज किया, क्योंकि प्लस माइनस में से आपने बस x1 के लिए प्लस यूज किया और x2 के लिए आपने यहाँ पे क्या यूज किया, माइनस साइन यूज किया है। तो एक लाइन में ये फॉर्मूले हैं दोनों, और एक बार इनकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो आप उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यही हमारा एम था। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट हो सकती हैं, या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा अगर वो लीनियर नहीं है, तो इमेजिनरी होगा तो ये स्टेटमेंट होगा, अगर वो रूट्स रियल और इक्वल है तो ये वाला होगा, और अदरवाइज पॉजिटिव डी के लिए ये वाली चीज एग्जीक्यूट होंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे या पर्टिकुलर कंडीशन, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ भी एक ही मॉड्यूल यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर आपका एम कंप्लीट हो गया है तो सबसे लास्ट में आपको स्टेप लिखनी है, और वो क्या है हमारी स्टेप, स्टॉप। दिखने के लिए बस 4 स्टेप का ये प्रोग्राम है हमारा, बट ऐसा नहीं है। इसमें नेस्टेड इफ एल्स यूज हुआ है, जो 3rd स्टेप है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर आ सकती है। तो एक बार इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप मैथमेटिकल का कोई भी इक्वेशन ले लो, आप वहां पे जो भी आपने कभी स्टडी किया होगा तो उसमें वैल्यू पुट करके देखो, और आपके आंसर क्या आते हैं आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमने क्यों पढ़ा, ताकि हम क्या समझ सके, जो हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा था या इफ पढ़ा था, इफ एल्स पढ़ा था, इसका ये डेमोन्स्ट्रेशन था। मेरे ख्याल से एक आधी बार एग्जाम में आया होगा, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा एक दूसरा एल्गोरिदम। तो देखो मैंने एल्गोरिदम का नाम लिखा है टू डिस्प्ले वर्ड कंप्यूटर साइंस 5 टाइम्स। एक ऐसा एल्गोरिदम बनाना है जो कंप्यूटर साइंस ये वर्ड को या ये सेंटेंस को कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर 5 टाइम्स क्या करे, डिस्प्ले करे। तो सबसे पहले तो इसका हम सिक्वेंशियल एल्गोरिदम लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। स्टार्ट लिख दिया, डिस्प्ले कंप्यूटर साइंस, एक बार दिखा, देन सेकंड टाइम लिखा, देन 3rd टाइम लिखा, और देन 4th टाइम,
और उसके बाद 5th टाइम। ठीक है, तो ये है हमारा सीक्वेंशियल एल्गोरिदम जिसमें देखो 7 स्टेप लगी है, जिसके वजह से ये कंप्यूटर साइंस 5 टाइम्स दिखेगा। तो ये सिंपल सा एल्गोरिदम था, यहाँ पे 5 था। इमेजिन करो अगर यहाँ पे 100 होता तो कितनी स्टेप आती है यहाँ पे, है ना, मोर देन 100 स्टेप आती है आपको यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यही स्टेटमेंट जो डिस्प्ले कंप्यूटर साइंस है इसे आपको बार बार लिखना पड़ता और ये कोई कन्वीनिएंट तरीका नहीं है एल्गोरिदम लिखने का। इसीलिए अगर कोई एल्गोरिदम में कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो उसके लिए हम फॉर लूप या फिर वाइल लूप का यूज कर सकते हैं, मतलब ही रिपीटेटिव फ्लो या इटरेशन लॉजिक का हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो वही कैसे करते हैं हम देखते हैं, पहले वाइल से देखेंगे और देन फॉर से देखेंगे। तो इसे हम हटा देते हैं, तो ये हट गया पूरा। और देखो कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि जो वाइल लूप होता है वो चलाने के लिए आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं हम काउंटर वेरिएबल या ओनली कंट्रोल वेरिएबल बोल सकते हैं, काउंटर बोल सकते हैं, लूप वेरिएबल बोल सकते हैं, और कभी कभी उसे इंडेक्स वेरिएबल भी कहा जाता है। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है लूप चलाने के लिए उसे ही हम क्या बोलते हैं, काउंटर वेरिएबल बोलते हैं। तो वो 3 जगह पे आना चाहिए। पहली जगह है उसका इनिशियलाइजेशन होना चाहिए, वो कंडीशन में अपीयर होना चाहिए और साथ ही साथ में वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में भी आना चाहिए। तो सबसे पहले उसी को इनिशियलाइज करते हैं, इसलिए हमने स्टेप लिखते हैं इनिशियलाइज काउंटर। तो आप सेट वर्ड यूज कर सकते हैं, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेट k इज इक्वल टू 1, तो ये काउंटिंग कर रहा है हम कि कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है। तो आप कोई चीज काउंट कर रहे हो तो 1 से काउंट करोगे ना, तो 1 टाइम वो चीज होने वाली है। तो मैंने k इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिख दिया है। तो ये जो k की वैल्यू है कहाँ तक जाएंगे उसे भी हम देखेंगे। तो नीचे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, रिपीट नाम की स्टेप लिखी क्योंकि आपको रिपीट करना है और उसके नीचे जो लिखा है वो रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं पहले। तो सेट k इज इक्वल टू 1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम काउंट करने वाले हैं कि कोई चीज कितनी बार रिपीट होने वाली है। तो जब तक आप रिपीट वर्ड लिखोगे नहीं वो रिपीट होंगी नहीं। तो रिपीट स्टेप्स, स्टेप हो सकती है, स्टेप हो सकती है, तो जनरली उसके नीचे जो है ना वो रिपीट होता है। तो हमने तो पहले ही फाइंड कर लिया कि आपको रिपीट क्या करना है। तो आपको रिपीट करना है ये वाला स्टेप, डिस्प्ले कंप्यूटर साइंस। तो ये कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, बट कितनी बार होगा, k की वैल्यू तो 1 ही है ना, तो ये 1 ही टाइम होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये 1 से ज्यादा बार हो तो आपको देखो k की कौन कौन सी वैल्यू यूज करनी है। 1 भी यूज करना है, 2 भी करना है, 3 भी करना है, 4 भी करना है और 5 भी करना है। मतलब k की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जानी चाहिए। फिलहाल के लिए क्या है, 1 है। तो 1 का 2 कैसे बनाया जाए, यही तो खासियत है। इसलिए हमारी जो 5th स्टेप है वो स्टेप का नाम है इंक्रीमेंट काउंटर। आपको इसको काउंटर को इंक्रीमेंट करना है। तो कैसे करते हैं, k इज इक्वल टू k प्लस 1। सिंपल है, k की प्रीवियस वैल्यू क्या रहेंगी, 1, उसमें 1 मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2। तो साइड में लिख रहा हूं मैं k इज इक्वल टू k प्लस 1, तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 2। तो हमारी 2 स्टेप हो चुकी हैं। जरा इमेजिन करो बरा, ये होने के बाद 5th स्टेप होने के बाद 4th स्टेप फिर से होनी चाहिए, बट ये तो हमने ऐसा कुछ लॉजिक लिखा ही नहीं है कि जिसके वजह से हो जाए। तो ये 2 स्टेप को कंट्रोल करने का काम करता है हमारी तीसरी स्टेप, जिसका नाम है रिपीट स्टेप। तो यहाँ पे हम अब ये चीजें कंप्लीट कर देते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, रिपीट स्टेप 4th एंड 5th वाइल कहां तक, जब तक k की वैल्यू कहां तक नहीं पहुंचते हैं, हम 5 तक नहीं पहुंचते हैं। यानी k की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5। तो अब इसको मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूं। देखो स्टार्ट हो गया, इनिशियलाइज काउंटर k इज इक्वल टू 1 और हम यहाँ पे आए, रिपीट स्टेप 4th एंड 5th। कंप्यूटर बोल रहा है कि इन 2 या कंप्यूटर को हम बता रहे हैं कि उसे ये 2 स्टेप रिपीट करनी है। कौन सी, 4th एंड 5th, वाइल k लेस देन इक्वल टू 5। तो k की स्टार्टिंग की वैल्यू पुट करो 1 और 1 लेस देन इक्वल टू 5। अब कंडीशन ये ट्रू है तो ये वाला चीज हमारा रिपीट होंगे। तो डिस्प्ले कंप्यूटर साइंस एक बार हो गया और हम यहाँ पे पहुंचे अब k इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अब वैल्यू क्या होगी 2 और यहाँ से ऑटोमेटिक हम ऊपर ही जाएंगे। ओके, लिखा नहीं है फिर भी ऊपर जाएंगे क्योंकि रिपीट लिखा है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो अब k की वैल्यू आपको कौन से मिलेंगे, 2 लेस देन 5, यस। तो ये सेकंड टाइम हो गया। देन अगेन इंक्रीमेंट हुआ तो k की वैल्यू 3 के लिए भी ये क्या हो जाएगा, ट्रू रहेगा, 4 के लिए भी ट्रू होगा। और जरा लास्ट टाइम सोचो 5th, एक बार ऐसा होगा कि इंक्रीमेंट करते करते 5th होगा। तो यहाँ पे आएंगे हम, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस। तो डिस्प्ले कंप्यूटर साइंस 5th टाइम डिस्प्ले हो जाएगा और ये स्टेप फिर से होंगे इंक्रीमेंट काउंटर। तो k इज इक्वल टू 5 प्लस 1, तो अब वैल्यू क्या हो जाएंगी 6 और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो वैल्यू पुट करके देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा,
6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी और जैसे ही फॉल्स हो गई ये स्टेप हमारे रिपीट होना बंद हो जाएंगी। तो इतना ही हमारा एम था, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं स्टॉप। ठीक है, समझाने के लिए मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे बनाया है, ये जो बनाया है मैंने ये वाइल है, इसमें आपने कंडीशन लिखी है, तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक ये लूप चलते ही रहता है। कंडीशन फॉल्स हो गई यानी कि यहाँ पे नो लिख दिया हमने, तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम बाहर निकल जाएंगे, और एक कंडीशन ट्रू रही तो वो चीज़ बार बार यहाँ पे क्या हो जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझा हो। एल्गोरिदम में भी हम इसका यूज़ करके बाद में देखेंगे, तो हो सकता है वहाँ पे आपको और अच्छे से समझे। ठीक है, या फिर अगर आपने 11th में ये पढ़ा है तो उसको रिवाइज कर लो ताकि आप आगे के टॉपिक अच्छे से पढ़ सको। तो इसी चीज़ को हम फॉर लूप से भी बना सकते हैं। तो देखो फॉर लूप तो और आसान होता है। फॉर लूप की खासियत होती है कि जो इनिशियलाइजेशन है, ये जो कंडीशन है और इंक्रीमेंट है एक साथ लिखा जाता है। तो उसका एल्गोरिदम देखो कैसे बनेगा, स्टार्ट स्टेप ही रहने वाली हमारी, इसके बाद आपको रिपीट लिखना है, रिपीट स्टेप। अब तो ऑफ कोर्स उसके नीचे जो रिपीट है वो स्टेप आपको रिपीट करनी है, तो मैंने थर्ड स्टेप रिपीट करने के लिए लगाई है, सिंपल वही स्टेप लिखी है, रिपीट कंप्यूटर साइंस। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टॉप लिख दिया है। तो अब रही बात कि ये कब तक रिपीट आपको करना है, तो उसके लिए जो ये रिपीट वाली स्टेप है हमारी, उसी में आपको वो फॉर लिखना है। तो फॉर k इज इक्वल टू 1 to 5/1 ऐसा आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो k है यही हमारा k है। देखो 1 लिखने से वो सच में इनिशियलाइज यहाँ पे हो जाएगा, और ये k की वैल्यू आपको कहाँ तक लेके जानी है, 5 तक लेके जानी है, और लेते जाते समय इसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो कितने का होगा, 1 का होगा। तो इसको एक्चुअली एक साथ आपको डिटरमाइन करना पड़ता है, या इसकी एक साथ आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है कि कितनी बार चलेगा। तो k की वैल्यू 1 to 5, तो 1 to 5 कितने टाइम्स होता है, 5 टाइम्स होता है, और इंक्रीमेंट यहाँ पे 1 का है। ठीक है, जनरली हम 1 का रहता है, तो यहाँ पे ये चीज 5 टाइम रिपीट होंगी जो नीचे लिखा है वो। तो ऐसा ये फॉर लूप काम करता है। फॉर लूप ज्यादा इजी होता है क्योंकि आपको 3 चीजें अलग अलग बार या 3 जगह पे काउंटर वेरिएबल को आपको लिखना नहीं पड़ता है, एक ही जगह पे लिख दो और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ डेमोन्स्ट्रेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके ऊपर था। एक्चुअल इनका हमको यूज करना है, जो अरे के एल्गोरिदम आने वाले हैं या अरे टॉपिक आने वाला है उसके हम एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं, तो इनका यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, तभी जाके आपको एल्गोरिदम समझेंगे। ठीक है, धीरे धीरे समझता है, आप इसकी प्रैक्टिस करो तो ही आप इसमें सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।